नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और इस पाठशाला में जैसा कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट मच्योर गर्भावस्था, लेट टर्म गर्भावस्था, पोस्ट टर्म गर्भावस्था के बारे में। तो साथियों, इसके पिछले सेशन में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि पोस्ट टर्म गर्भावस्था या लेट टर्म गर्भावस्था क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था एक स्वर्णिम काल है। अब ये जो स्वर्णिम काल है, ये 9 माह का एक स्वर्णिम काल है। 9 माह को अगर हम सप्ताहों में गिने तो 40 वीक का ये एक जर्नी है, बहुत बढ़िया सी। लेकिन अब क्या हो कि ये जो 40 वीक की आपकी जर्नी है, ये किसी भी कारणवश 42 वीक्स में कन्वर्ट हो जाए या उससे ज्यादा ये चले, तो ये आपकी लेट टर्म गर्भावस्था कहलाती है। पोस्ट टर्म गर्भावस्था भी ये कहलाती है, या पोस्ट मैच्योर गर्भावस्था भी आप इसे कह सकते हैं। आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि ये जो लेट टर्म गर्भावस्था होती है, इसके लक्षण क्या है, माँ का जो शरीर है या जो हमारा शिशु है, उसका जो शरीर है, माँ का विकास, शिशु का विकास किस तरीके से इसमें बाधित होता है। विकास बहुत ज्यादा होता है, विकास बहुत कम होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 9 जो महीने का एक समय है, इस समय शिशु का विकास होता है। जब वो परिपक्व हो जाता है तब शिशु जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है, आप उसकी डिलीवरी सुनिश्चित कर लेती हैं। तो 40 वीक की इस जर्नी में जब शिशु परिपक्व हो गया, तब आपने उसकी डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित कर ली, आपका जो प्रसव है वो पूरा हो गया है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि 42 वीक्स तक ये एक्सटेंड हो गई हो, 40 वीक में हमारी ये जो डिलीवरी है ये सुनिश्चित नहीं की गई हो, और अब ये डिलीवरी जो है ये 2 वीक यानी कि 14 दिन बाद जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। 14वें दिन नहीं सुनिश्चित की जा रही है, 14 दिन के बाद पूरे 2 सप्ताह का जो समय है वो पूरा लिया गया है। आपका जो 42 वीक है वो पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है ये शुरू की गई है। तो क्या यहाँ पर जो शिशु है उसका ज्यादा विकास हो जाता है, वो ज्यादा परिपक्व हो जाता है? तो साथियों, आज के इस सेशन में हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस चर्चा को। हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोस्ट डेटेड गर्भावस्था होती है, लेट टर्म जो प्रेगनेंसी की बात चल रही है, हम इसी संदर्भ में बात करें तो देखिएगा, प्रसव की अपेक्षित तारीख से 2 हफ्ते ऊपर हो जाने पर जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कि आपको पता चले कि ये जो है आपकी लेट टर्म गर्भावस्था के अंतर्गत अब आप आ चुके हैं, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, चलिए बात करते हैं। वजन में बदलाव नहीं होना। हम जब बात कर रहे थे पोषण जो है वो गर्भावस्था में कितना आवश्यक है, उसी समय हमने जो है बीएमआई के बारे में बात करी थी, और वहां हमने ये देखा था कि पहले महीने में कितना वजन बढ़ना चाहिए, दूसरे में कितना बढ़ना चाहिए, और हमने ये जो पूरा चार्ट स्टडी किया था जिसमें हमने पहले महीने से लेकर के 9वें महीने तक में कितना कितना वजन जो है बढ़ना चाहिए। तो अगर हम औसतन वजन बढ़ने की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 किलो वजन हर महीने बढ़ जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में ये वजन 1.5 किलो के आसपास बढ़ना चाहिए, फिर मध्य में ये जो वजन है ये 2 किलो तक बढ़ जाना चाहिए, और फिर अंत में वापस से 1.5 किलो जो है वजन हर महीने बढ़ना चाहिए। लेकिन अब अगर आपकी ये जो डिलीवरी है ये लेट हो रही है, 2 वीक ऊपर हो चुके हैं, तो आप देखिएगा कि वजन में जो परिवर्तन है वो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन वजन घट जो है वो जा सकता है, वजन घट सकता है। वजन में परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आप वजन बढ़ेगा नहीं, आप किसी भी स्थिति में वजन जो है वो आप गेन नहीं करेंगे, वजन आपका बढ़ेगा नहीं। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि वजन में जो है कमी आपको देखने को मिले, वजन आपका घट जाए। पेट का आकार आपको ऐसा लग सकता है कि कम हो गया है, एक नॉर्मल साइज होती है, अब आपको ऐसा लग सकता है कि पेट जो है आपका वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एमनियोटिक जो द्रव है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, एमनियोटिक द्रव जो है वो कम हो रहा है। आप जानते हैं कि ये जो आपका शिशु है, गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर एक पानी की थैली होती है जिसे आप एमनियोटिक सैक कहते हो। अब ये जो एमनियोटिक सैक है, इसके अंदर एक जल भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे आप एमनियोटिक फ्लूइड कहते हो। अब जब हम ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा महसूस हो सकता है जब हमारी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कमी हो सकती है, तो देखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड जैसे ही उसका रिसाव होगा, उसके अंदर अगर कमी हो जाएगी, मान लीजिए
कि किसी भी कारणवश एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कमी हो गई है, तो पेट जितना पहले आपको आकार में दिख रहा था उसमें भी तो कमी होगी कि नहीं होगी। तो ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि पेट का आकार आपको कम क्यों लग रहा है, पेट का आकार आपको कम लग सकता है, एमनियोटिक द्रव जो है वो वहां पर कैसा हो सकता है, कम हो सकता है। पेट छूने पर केवल आपको बच्चा ही जो है, शिशु ही आपको महसूस हो और कुछ भी चीज आपको महसूस ना हो, किसी प्रकार का आपको द्रव जो है उसका आभास यहाँ ना नहीं हो, वो चीज आपको महसूस नहीं हो, तो सिर्फ आप जब भी पेट को हाथ लगाए आप देख सकते हैं, तो केवल शिशु ही आपको महसूस हो, शिशु की ही आपको लगे कि आप शिशु को जो है स्पर्श कर रहे हैं। हम आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, बच्चे के तैयार होने का संकेत यहाँ पर आपको मिलता है गर्भाशय का मुंह। अब आपको ये पता करना है कि बच्चे जो है वो तैयार हो गया है, अब हम इसकी जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, गर्भाशय का जो मुंह है यानी कि जो सर्विक्स है, ग्रीवा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो नरम हो जाएगी, खुल जाएगी। वो आप जानते हैं कि डायलेशन का जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये देखा जाता है कि गर्भाशय का जो मुंह है वो कितना खुला हुआ है, वो कितना नरम हो चुका है। लेकिन अगर सर्विक्स अभी भी टाइट हो, ये नरम नहीं हुआ हो, ये कड़ा हो, तब भी बच्चा जो है परिपक्व हो, लेकिन ये एक लक्षण जो है वो काफी नहीं है इस बात को समझने के लिए कि ये आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपकी पोस्टर्म गर्भावस्था है। तो ये केवल एक लक्षण जो है वो काफी नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जैसे 9 माह का जो समय है वो पूर्ण हो गया, आपका शिशु जो है वो संपूर्ण रूप से विकसित हो गया, उसके सभी अंगों का विकास हो गया है, वो पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था के अंदर यहाँ आ गया है। अब क्या होगा, अब आप जो है उसकी डिलीवरी जो है सुनिश्चित करेंगे, और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है, वाटर बैग जो है, आप देखेंगे कि वो बाहर, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है। आप ये भी देखेंगे कि सर्विक्स जो है वो खुल जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन अगर अब क्या हो रहा है कि डिलीवरी जो है वो किसी भी कारणवश लेट हो रही है, और आप देख रहे हैं कि सर्विक्स जो है वो बहुत टाइट है, अभी भी वो सॉफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन शिशु जो है वो परिपक्व हो गया है, तो नॉर्मल केसेस में हम यही देखते हैं कि शिशु परिपक्व हो गया, उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करनी है, सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि शिशु परिपक्व हो चुका है, लेकिन सर्विक्स अभी भी कैसा है, टाइट है। तो केवल ये एक लक्षण जो है वो काफी नहीं है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप जो है वो पोस्टर्म प्रेगनेंसी की तरफ आ चुके हैं। केवल ये इकलौता लक्षण जो है वो काफी नहीं है, और भी लक्षणों की जानकारी हमें होनी चाहिए। आगे बात करते कि किस तरीके से पता चलेगा, जांचें क्या क्या होंगी। बच्चा पूरी तरीके से विकसित हुआ है, यानी कि जो आपका शिशु है उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, उसके सारे अंग जो है वो विकसित हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से वो घिरा हुआ नहीं है, पूर्ण रूप से उसकी जो विकास की जो दर है वो पूर्ण हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, या फिर नहीं हुआ है। अब पहला केस तो था कि वो विकसित हो चुका है, या फिर वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर बाधित हो चुकी हैं। हो सकता है मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ हो सकता है शरीर के अंदर उपस्थित जो अंग हैं उनका पूरी तरीके से विकास यहाँ पर नहीं हुआ हो। प्लेसेंटा नाल ठीक से काम कर रही है या नहीं, इन सब की जांच जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ये ज्ञात हो पाएगा कि आप जो है वो पोस्टर्म प्रेगनेंसी की तरफ चले गए हैं या फिर नहीं गए हैं। तो देखिएगा कि जांच में आप क्या ज्ञात करते हैं, जांच में आप ज्ञात करते हैं कि जो शिशु है ये पूरी तरीके से विकसित हुआ या नहीं हुआ। विकसित से तात्पर्य क्या निकला कि आप जो शिशु है उसका मस्तिष्क का विकास हुआ या नहीं हुआ, उसके सभी अंगों का हर तरीके से पूर्ण रूप से विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। प्लेसेंटा जो है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, नाल जो है आपकी ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। अब इसका काम क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। देखिए आप ये जानते हैं कि पूरी गर्भावस्था के दौरान माँ जो है वो जितनी स्वस्थ महसूस करेंगी, जितना खुश महसूस करेंगी, जितना हष्ट पुष्ट महसूस करेंगी, शिशु पर इस बात का उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। शिशु भी उतना ही अधिक स्वस्थ होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तंदुरुस्त होगा। साथ ही साथ शिशु को अच्छे विकास के लिए माँ को अच्छे प्रकार के भोजन ग्रहण करने चाहिए,
जिसमें प्रोटीन की पूरी मात्रा हो, विटामिन की प्रचुर मात्रा हो, मिनरल्स उसके अंदर हो, तब क्या करता है प्लेसेंटा देखता है कि जो माँ का रक्त है उसके अंदर ये सभी पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। प्लेसेंटा करता है क्या कि वो रक्त में से, माँ के रक्त में से ये सभी पोषक पदार्थों को ले जाता है, अपने पास रखता है। अब प्लेसेंटा अपने पास रख करके क्या करेगा, उसका तो कोई काम नहीं है, तो वो इन सभी पोषक पदार्थों को शिशु तक स्थानांतरित कर देता है, और जिस माध्यम से वो स्थानांतरित करता है उसे आप नाल बोलते हो। तो प्लेसेंटा माँ के रक्त में से सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को, जो कि शिशु के विकास के लिए आवश्यक है, शिशु के उचित विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन्हें ये माँ के रक्त में से छान लेता है, अच्छे तरीके से उन्हें ये पकड़ लेता है। अब क्या करेगा, ये इस नाल के द्वारा, जो कि आपके शिशु से जुड़ी हुई है, इस नाल के द्वारा ये शिशु तक वो सभी पोषक पदार्थों को स्थानांतरित करेगा। अब शिशु तक भोजन पहुंच चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, सारे के सारे उचित प्रकार के पदार्थ हैं जो कि शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये जो आपको एमनियोटिक सैक दिख रहा है, आपकी पानी की थैली दिखाई दे रही है, इसमें शिशु का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये आपके प्लेसेंटा का काम है। अब सोचिए कि जब हम जांच करते हैं तो जांच में हमें ये देखना है कि प्लेसेंटा अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लेसेंटा को जो काम दिया गया है शिशु तक खाना पहुंचाने का, शिशु तक सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को पहुंचाने का, वो काम ये ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की जांच के माध्यम से ये ज्ञात किया जा सकता है कि ये जो गर्भावस्था है ये लेट टर्म गर्भावस्था में तो नहीं आ गई है। आगे इसी संदर्भ में और चर्चा करते हैं कि सोनोग्राफी के माध्यम से क्या ज्ञात कर सकते हैं। गर्भ की सही उम्र जानने के लिए सोनोग्राफी सबसे बढ़िया साधन होता है। देखिएगा, गर्भ की सही उम्र जानने के लिए मासिक धर्म की तारीख यानी कि LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके पिछले सेशन में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि जो EDD है यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे ज्ञात की जाती है, कि आप क्या करेंगे, आप अपनी LMP का जो फर्स्ट डे है वो आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद उसमें 7 डेज आप और ऐड करेंगे, साथ में 9 महीने आप और जो है उसमें जोड़ देंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी हमने मान लिया कि जो 1 जनवरी है ये आपकी लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका फर्स्ट डे ये है, LMP ये है। उसके बाद आप इसमें 7 डेज और जोड़ दीजिएगा, 7 डेज और जोड़ेंगे। उसके बाद 9 माह का एक जो समय है बढ़िया सा, जिसमें आप जानती हैं कि नए प्रकार के अनुभव आपको भी प्राप्त होंगे, और शिशु जो परिपक्व होता है इस पूरे 9 माह का समय लगता है शिशु को अच्छी तरीके से विकसित होने में, अच्छी तरीके से परिपक्व होने में। तो ये जो 9 माह का समय है ये शिशु को आपको देना पड़ेगा। इन सबको जोड़ करके EDD जो है वो यहाँ पर ज्ञात की जाती है। तो आप देखिएगा, हम जनवरी की बात करें, जनवरी से आप 9 महीने गिन लीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये सितंबर आपका 9 महीना है और 9वां महीना पूरा लगेगा। उसके बाद आप गिन लीजिए 7 डेज ऊपर। तो जब हम 7 डेज गिनते हैं ऊपर तो ये कुछ 7 अक्टूबर के आसपास हो जाता है, क्योंकि अब आप अक्टूबर में आ जाएंगे, और आपको फर्स्ट डे गिनना है, फर्स्ट डे गिनना है आपके LMP का, आपको एक दिन जो गिनना है वो LMP का गिनना है। तो ये कुछ 8 अक्टूबर के आसपास हो जाता है। तो EDD हमारे पास कितनी आएगी, 8 अक्टूबर आ जाएगी। इस तरीके से हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो ज्ञात करते हैं। तो गर्भ की सही उम्र जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि LMP जो है वो कब हुआ था, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो आपको कब आया था, कौन से महीने में आया था। इरेगुलर पीरियड से तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, रेगुलर पीरियड से तो आपको डेट हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि इस महीने की इस तारीख को जो है लास्ट LMP हमें आया था। अगर देखिएगा, गर्भ की सही उम्र जानने के लिए मासिक धर्म की जो तारीख है LMP से ज्यादा सही है पहली तिमाही यानी 3 महीने के अंदर की गई सोनोग्राफी। अब क्या होता है कि LMP जो है, मान लीजिए कि हमें सटीकता से ज्ञात नहीं है, हमें अंदाजन ज्ञात है कि
इस महीने की हो सकता है 7 तारीख हो, 8 तारीख हो, हमें सटीकता से ज्ञात नहीं है। और अगर सटीकता से ज्ञात है भी, तभी भी सोनोग्राफी जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है और सटीकता पूर्ण तरीका है, जो कि गर्भ की सही उम्र का अंदाजा आपको लगा देता है। क्योंकि सोनोग्राफी आप कब कर रहे हैं? पहली तिमाही के अंदर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 9 माह का स्वर्णिम काल जो है उसे आप गर्भावस्था कहते हैं। ये एक आपकी 40 वीक्स की जो है जर्नी यहाँ पर होती है। अब आप देखिएगा, ये जो 40 वीक्स है, ये जो 9 माह है, इसे 3 ट्राइमेस्टर हम जानते हैं कि हम उसमें वर्गीकृत कर देते हैं। और आप देखिएगा कि पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, पहली जो तिमाही होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो 1 से 3 जो माह है वो समय इसके अंतर्गत आता है। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 4 से 6 माह का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो देखिएगा 7 से लेकर के 9 माह तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है और 40 सप्ताह का ये पूरा एक समय होता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को भी। तो आप देखिएगा कि ये जो है आपका पहली जो तिमाही है, इसके अंदर की गई सोनोग्राफी जो है वो गर्भ की एग्जैक्ट जो एज है उसके बारे में बात कर लेती है। वो बिल्कुल सटीकता पूर्ण बता देती है कि गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उसका विकास उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सही है या नहीं है, गर्भ की उम्र कितनी है। इन सभी तथ्यों का जो आप ज्ञात कर सकते हैं वो सोनोग्राफी की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। देखिएगा, अधिकतर महिलाएं क्यों कराई जाए सोनोग्राफी? अधिकतर महिलाएं अपनी एलएमपी की जो तारीख है वो ठीक से याद नहीं रख पाते हैं, वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहती है कि अच्छा पहली तारीख को आया था, हो सकता है दूसरी को आया हो, तीसरी को आया हो। तो एलएमपी अगर आपको सही से याद नहीं है तो सोनोग्राफी जो है सबसे बढ़िया उपाय है गर्भ की सही उम्र का अंदाजा लगाने के लिए। फिर एलएमपी से ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एलएमपी एक अलग चीज है और ओव्यूलेशन अलग चीज है। तो एलएमपी से ओव्यूलेशन कब हुआ है इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ महिलाओं में जो शरीर में हॉर्मोन्स होते हैं उनके कारण ये जो आपका ओव्यूलेशन है ये ऐसा देर से हो सकता है, जिससे कि गर्भ की जो असली उम्र है उसका अनुमान एलएमपी से ज्यादा आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने बोला हो कि एलएमपी जो है वो, मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल दिया था, आपने बोला हो कि एलएमपी जो है वो 1 जनवरी है, ठीक है, आपने ऐसा बोल दिया हो, लेकिन ऐसे महिला जो है उनके शरीर में कुछ इस तरीके के हॉर्मोन्स हो या जो हॉर्मोन्स आवश्यक होते हैं वो उतनी मात्रा में जो है उनका स्त्रावण नहीं हो रहा हो, तो ये जो आपकी एलएमपी है इससे गर्भ की उम्र का अंदाजा तो लगाया जा रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि हार्मोन की कमी की वजह से या हार्मोन को सही तरीके से स्त्रावण नहीं होने की वजह से ये जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिएगा, कुछ महिलाओं में शरीर में हार्मोन्स के कारण अंडोत्सर्ग जो कि ओव्यूलेशन है वो देर से होता है, जिससे कि गर्भ की जो असली उम्र है उसका अनुमान, उसका अंदाजा, उसकी संभावना लगाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं बच्चे की हालत की जांच, यानी कि ये जो आपका शिशु है ये आपके जो गर्भ में सुरक्षित महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका विकास ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी विकास दर तो प्रभावित नहीं हो गई है, वजन इसका सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किसी अंग का विकास सुनिश्चित हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि शिशु जो है वो किसी प्रकार के तनाव में तो नहीं है। तो एनएसटी किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आप ये जांच कर पाते हैं कि जो आपका शिशु है ये स्वस्थ है या फिर नहीं है। बच्चे के गर्भ में हालत अच्छी है या नहीं है जानने के लिए जांच की जाती है, जिसमें पहली जांच होती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि आप हफ्ते में 2 बार आपको करानी होती है। आपका चिकित्सक जिससे आप परामर्श ले रही हैं इस पूरे समय में आप उनसे इस बारे में बात कर सकती हैं, हालांकि वो खुद ही आपको इस बारे में
समझा देंगे। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है एनएसटी की हम यहाँ पर बात करें, जिससे ये ज्ञात किया जाता है कि जो आपका शिशु है वो गर्भ के अंदर सुरक्षित है या नहीं है, किसी प्रकार की समस्या से तो शिशु जो है वो परेशान नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, बायोफिजिकल प्रोफाइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सोनोग्राफी और एनएसटी का जब संयोजन हो जाता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और आपके अल्ट्रासाउंड जो है, जब इसका संयोजन किया जाता है तब ये जो बनता है, ये जो एक टर्म बनती है उसको आप बायोफिजिकल प्रोफाइल आप कहते हैं। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, एमनियोटिक द्रव की मात्रा, अल्ट्रासाउंड से आप एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी मात्रा को चेक कर सकते हैं, कहीं ये मात्रा कम तो नहीं है या कहीं ये मात्रा बहुत अधिक तो नहीं है, क्योंकि शिशु जो है वो इसी द्रव के अंदर तो है, शिशु का जो विकास है वो इसी एमनियोटिक सैक के एमनियोटिक फ्लूइड में ही तो किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, अगर कम एमनियोटिक द्रव है, अगर एमनियोटिक जो द्रव है वो कम हो गया है तो देखिएगा उससे क्या क्या समस्याएं शिशु को जो है वो झेलनी पड़ सकती है, उसको उसका सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें, बच्चे की हार्ट रेट में गड़बड़ी यहां पर हो जाती है, या तो ये हार्ट रेट बहुत अधिक हो जाएगी या फिर ये हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगी। गर्भनाल का दबना, कॉर्ड कंप्रेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि गर्भनाल जो है वो कैसी हो जाए, वो दब जाए। नेक्स्ट बात करें, मेकोनियम मिला हुआ पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके अंदर ब्लैक स्टेन आपको देखने को मिले, ब्लैक जो धब्बे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिले, तो जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो इस तरीके से समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मॉडिफाइड बीपीपी में क्या होता है, एनएसटी प्लस एमनियोटिक द्रव की मात्रा यानी कि एएफआई एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की हम यहाँ बात करें, उसकी जांच की जाती है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मॉडिफाइड बीपीपी में क्या होता है, और बीपीपी क्या है, आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल है। बायोफिजिकल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप सोनोग्राफी और एनएसटी इन दोनों को एक साथ करते हो तो ये आपका बीपीपी बन जाता है। अगर हम इसको समझें तो मैं इसे यहां लिखने का प्रयास कर रही हूं कि बीपीपी क्या होता है, आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल। इसका मतलब क्या होगा कि आपका एनएसटी जो है प्लस आपकी सोनोग्राफी जो है, अगर हमने लिखा सोनो और मैं इसे नीचे लिख रही हूं ग्राफी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसको संयुक्त रूप से आप बीपीपी कहते हो। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि मॉडिफाइड बीपीपी में क्या होता है। अब मॉडिफाइड बीपीपी क्या होगा, एनएसटी प्लस एमनियोटिक द्रव की जांच की जाएगी। एनएसटी के साथ क्या किया जाएगा, एमनियोटिक द्रव की जांच की जाएगी। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आप एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो है वो ज्ञात कर सकते हो, अभी हमने इस बारे में बात करी है। तो एएफआई जो है वो क्या हो जाता है, AFI आपका होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड और इंडेक्स। अगर एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर या फिर आपका जो AFI है वो 5 सेंटीमीटर से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, प्रसव जो है वो शुरू करा देना चाहिए। प्रसव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, डिलीवरी करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो हमें क्या पता चला कि बीपीपी क्या होता है, बीपीपी का मतलब हो गया आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल, और बायोफिजिकल प्रोफाइल का तात्पर्य क्या है, एनएसटी। एनएसटी क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि ये बताता है कि ये जो आपका शिशु है ये किसी प्रकार से तनावग्रस्त तो नहीं है, अच्छे तरीके से इसका विकास हो रहा है। प्लस अगर साथ में आप सोनोग्राफी कर देंगे, सोनोग्राफी के माध्यम से ये ज्ञात हो सकता है, गर्भ की सही उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको भी चेक कर सकते हैं कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसकी मात्रा जो है वो यहाँ पर कम तो नहीं है या बहुत अधिक तो नहीं है। अब अगर हमने मॉडिफाइड कर दिया तो देखिएगा कि एनएसटी के साथ आप एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो है वो यहाँ चेक कर सकते हैं, और अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के बराबर है, देखो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा और 5 सेंटीमीटर से जो है बड़ा हो या फिर 5 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या करेंगे,
प्रसव शुरू आपको करा देना चाहिए और डिलीवरी करने की आपको सलाह यहाँ पर देनी चाहिए। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं कि डॉपलर टेस्ट जो है वो क्या होता है। गर्भनाल और बच्चे के मस्तिष्क की धमनी की ब्लड फ्लो वेव जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। तो ये बहुत सामान्य बात है, एक प्रकार का टेस्ट है ये, जिसके अंदर आप ये चेक करते हैं कि गर्भनाल जो है आपकी, जो कि क्या कर रही है, खाने का स्थानांतरण कर रही है, पोषक पदार्थों का स्थानांतरण कर रही है। एक रास्ता है वो जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है और शिशु से भी जुड़ा हुआ है। और बच्चे के मस्तिष्क की जो धमनी है उसके अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर देखा जाता है। अगर आपकी जो अम्बिकल आर्टरी है, देखिएगा ये जो आपकी नाल होती है इसके अंदर दो लोग होते हैं। इसके अंदर दो कौन लोग हैं, ये दो लोगों से बनी है। इसके अंदर धमनी होती है और इसके अंदर शिरा होती है। तो धमनी जो होती है वो आपका स्वच्छ जो है रक्त लेकर के जाती है और शिरा जो है वो अपशिष्ट युक्त रक्त जो है वो लेकर के आती है। तो अगर अम्बिकल आर्टरी में एंड डायस्टोलिक फ्लो नहीं दिखता है, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो संकट में है। तो यहाँ पर पता लग जाता है इस तरीके की जांच से कि अब जो डिलीवरी कर देनी चाहिए, प्रसव जो है वो शुरू कर देना चाहिए। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जो लेट टर्म गर्भावस्था है या पोस्ट टर्म गर्भावस्था जिसे हम कह रहे हैं, इसके किस प्रकार से आप जांच कर सकते हो, इस की वजह से माँ का जो शरीर है यानी माँ का जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, शिशु का जो स्वास्थ्य है वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो साथियों, आज के इस सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इसके अगले सेशन में, जहां हम पोस्ट टर्म गर्भावस्था से संबंधित और जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।